सोचो, एक बड़ा सूना सूना रेगिस्तान जहां मीलों तक सिर्फ रेत और सन्नाटा। पर इस सन्नाटे के बीच एक ऐसा मंजर जो देख के आप कांप जाओगे। हजारों चमकती गाड़ियां एक दूसरे के बिल्कुल पास सीधी लाइन में खड़ी। वही गाड़ियां जो कभी सड़कों पर शान से दौड़ती थी, आज यहां रेगिस्तान की तपती धूप में एक अजीब सा कब्रिस्तान बन चुकी हैं। ये सिर्फ गाड़ियों का कब्रिस्तान नहीं, ये एक ऐसे धोखे का निशान है, एक ऐसी साजिश का गवाह जिसने दुनिया की सबसे बड़े ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हिला दिया। एक ऐसा राज, एक ऐसी चीटिंग जिसने साफ डीजल के वादे को मिट्टी में मिला दिया और सिर्फ एनवायरनमेंट ही नहीं, करोड़ों लोगों के भरोसे को भी दांव पर लगा दिया। आज हम सीधा घुसेंगे उस कहानी के अंदर जहां कॉर्पोरेट लालच ने सिर्फ रूल्स ही नहीं तोड़ा बल्कि हमारे एनवायरनमेंट और फ्यूचर को भी खतरे में डाल दिया। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं, ये शुरुआत थी एक ऐसे दौर की जहां झूठ टूटे, सच सामने आया और पूरा इंडस्ट्री एक नए मोड़ पर आ गया। 2000 के शुरू के साल, जब गाड़ियों की दुनिया एक नए युग के दरवाजे पर थी, पर्यावरण की चिंता बढ़ रही थी और डीजल इंजन को माना जा रहा था पेट्रोल का एक साफ और ज्यादा फायदेमंद ऑप्शन। इसी बीच फोक्सवैगन ने उठाया एक बड़ा कदम, क्लीन डीजल का सपना, वादा बेहतर माइलेज और कम प्रदूषण, और शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो दुनिया को हिला देगा। पर दोस्तों, इस चमकदार वादे के पीछे छुपा था एक काला सच। वोक्सवैगन ने अपनी डीजल गाड़ियों में लगा दिया था एक छुपा हुआ गैर कानूनी सॉफ्टवेयर जिसे दुनिया जानती है डिफीट डिवाइस के नाम से, और ये बदल देने वाला था पूरी कहानी। ये सॉफ्टवेयर एकदम चालाकी से बनाया गया था। स्टीयरिंग व्हील का कैसे यूज हो रहा है, गाड़ी की स्पीड कितनी है, इंजन कितने टाइम से चल रहा है और हत्ता कि हवा का प्रेशर तक सब कुछ चेक करता था। और ये सब मिला के तुरंत समझ लेता था कि गाड़ी लैब में टेस्ट हो रही है या रोड पर नॉर्मल चल रही है एंड ऑल दैट। जब सिस्टम को लगता था कि ये एक ऑफिशियल पोल्यूशन टेस्ट हो रहा है, गाड़ी अपने पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम को फुल पावर पे जला देती थी। नाइट्रोजन ऑक्साइड का लेवल लीगल लिमिट के अंदर आ जाता था, लेकिन नॉर्मल ड्राइविंग में ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल की ताकत कम कर देता था या फिर पूरा बंद। रिजल्ट ने सबको हिला दिया। कुछ गाड़ियां कानूनी लिमिट से 40 गुना ज्यादा खतरनाक NOx छोड़ रही थी, और ये कोई गलती नहीं थी, ये थी सोची समझी चाल। वोल्क्सवैगन ने अपनी डीजल गाड़ियों को साफ डीजल कहकर बेचना शुरू किया, जबकि असली दुनिया में उन्होंने माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों बढ़ा दिए। एक ऐसा जुगाड़ जो असली कानूनी रूल्स फॉलो करके कभी मुमकिन ही नहीं था। इस डिजाइन का तरीका, खास तौर पे टेस्ट और असली दुनिया के यूज के बीच फर्क समझने की इसकी पावर, ये गलती नहीं थी, ये थी एक सोची समझी चाल। इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाना जो रूल्स के चेक से बच सके, ये दिखाता है कि कंपनी ने जानबूझकर फैसला लिया था ताकि एनवायरनमेंट के रूल्स को साइड कर सके। समझ रहे हो, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये एक पूरा गेम प्लान था। वोक्सवैगन ने बाद में मान लिया कि कंपनी के टॉप बॉस ने अपने इंजीनियर्स को सीधा ऑर्डर दिया था ये डिफीट डिवाइस बनाने का। क्यों? क्योंकि उनके डीजल मॉडल वरना अमेरिका के एमिशन टेस्ट पास ही नहीं कर पाते। और ये सिर्फ रूल तोड़ने का केस नहीं था, ये था एक सोचा समझा इंजीनियरिंग लेवल का धोखा जो क्लियरली दिखाता है कि कंपनी की कल्चर में मार्केट की रेस और नंबर्स की भूख एथिक्स और एनवायरनमेंट की जिम्मेदारी से ज्यादा बड़ी थी। इस उलझे हुए धोखे का राज किसी अंदर के आदमी या सीधे कानूनी छापे से नहीं खुला, बल्कि एक आजाद वैज्ञानिक जांच के जरिए सामने आया। 2013 में ICCT ने WVU कैफे को दिया काम। अमेरिका में डीजल गाड़ियों का रोड पर एमिशन टेस्ट करना था। मकसद था दिखाना कि अमेरिकन डीजल टेक कितनी फायदेमंद है, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। टेस्ट ने एक बड़ी खामी को सबके सामने रख दिया। मई 2014 WVU कैफे ने अपने रिजल्ट्स दिखाए और सब हिल गए। वोल्क्सवैगन जेटा और पसाट के लैब टेस्ट रिपोर्ट्स और असली रोड पर के रिजल्ट्स बिल्कुल अलग। पता चला रोड पर चलाते वक्त ये गाड़ियां NOx गैस छोड़ रही थी, जो कनाडा के रूल्स और अमेरिका के स्टैंडर्ड से 15 से 35 गुना ज्यादा था, और ये सब ऑफिशियल लैब टेस्ट पास करने के बाद। समझे, कांड यहां था, नंबर सिर्फ लैब में क्लीन थे, रोड पर नहीं। ये खतरनाक नतीजे तुरंत बताए गए कैलिफोर्निया एयर रिसोर्सेज बोर्ड कार्प को और अमेरिका की एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी EPA को।
शुरू में वोक्सवैगन ने इस मसले को हल्का दिखाने की कोशिश की, सिर्फ ऊपर ऊपर के जुगाड़ लगाए। दिसंबर 2014 में कंपनी ने लगभग 5 लाख डीजल गाड़ियों का वॉलंटरी रिकॉल निकाला। बोला एक सॉफ्टवेयर पैच लगाएंगे, पर यह असली प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक नहीं कर पाया। पर चल रही जांच और असली दुनिया के टेस्ट रिजल्ट्स में लगातार गड़बड़ ने आखिरकार कंपनी को घेर लिया। ईपीए ने धमकी दी, अगर 2016 डीजल मॉडल का सर्टिफिकेशन चाहिए तो सब साफ करो। और यही था वो पल जब वोक्सवैगन ने मान लिया, हाँ, हमने जानबूझकर एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर लगाया था जो सिर्फ टेस्ट के टाइम NOx एमिशन कम दिखाता था और असली रोड पर कुछ और ही कहानी चल रही थी। 18 सितंबर 2015 को ईपीए ने धमाका कर दिया। पब्लिक में अनाउंस किया कि वोक्सवैगन ग्रुप ने क्लीन एयर एक्ट का रूल तोड़ दिया। और बस उसके बाद आया ऑर्डर कि 2009 से 2015 तक की गाड़ियां वापस बुलाओ। सिर्फ 3 दिन बाद 22 सितंबर 2015 को वोक्सवैगन ने खुद मान लिया कि उन्होंने गाड़ियों में चीटिंग की। पूरे वर्ल्ड में 1.1 करोड़ डीजल गाड़ियों में चीट डिवाइस लगाया गया था और यह बात सुन के सब हिल गए। वोक्सवैगन का उत्सर्जन कांड इतना बड़ा था कि दुनिया भर में लगभग 1 करोड़ 10 लाख गाड़ियां इसमें फंस गई। सिर्फ अमेरिका में ही 5 लाख से 6 लाख गाड़ियां इस धोखे का शिकार हुई। 2 अलग इंजन कैटेगरी थी। पहली 2.0 लीटर TDI इंजन वाली गाड़ियां, जिसमें शामिल थी वोक्सवैगन जेटा 2009 से 2015, पसैट 2012 से 2015, गोल्फ 2010 से 2015, बीटल 2013 से 15 और ऑडी A3 2010 से 2015। ईपीए ने सबसे पहले इन्हीं पर नोटिस टोका था। दूसरी 3.0 लीटर डीजल इंजन वाली, इन पर बाद में दूसरा नोटिस आया क्योंकि इनमें भी डिफीट डिवाइस लगे थे। इस कैटेगरी में थी VW टॉरेक 2009 से 2016, पोर्शे केन 2013 से 2016 और ऑडी के बड़े मॉडल A6, A7, A8, Q5, Q7 2009 से 2016। ये 3.0L गाड़ियां 2 लीटर से कम पोल्यूशन करती थी, लेकिन फिर भी अलाउड लिमिट से 9 गुना ज्यादा NOx गैस छोड़ रही थी। और सुनो, ये कांड सिर्फ एक ब्रांड का नहीं था। ऑडी, पोर्शे, प्रीमियम ब्रांड्स भी इसमें डूबे हुए थे। मतलब ये एक डीप कॉर्पोरेट चाल था जो पूरे वर्ल्ड के डीजल फ्लीट का एक बड़ा हिस्सा लपेट रहा था। और सबसे खास, अमेरिका ने ठोक दिया ह्यूज फाइन और गाड़ी बायबैक का हुक्म। यूरोप सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट पे अटक गया। ये दिखाता है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट रूल्स कितने अलग अलग हैं और अलग कोर्ट में कॉर्पोरेट की जिम्मेदारी का असर भी अलग होता है। अमेरिका में वोक्सवैगन ने एक जबरदस्त डील मानी, लगभग $14.7 बिलियन की। ये सब हुआ एमिशन फ्रॉड से हुए नुकसान को कवर करने के लिए। इसमें से लगभग $10.03 बिलियन सीधा कस्टमर्स को दिया गया, जिसमें कार वापस लेने का ऑप्शन, लीज खत्म करने का ऑप्शन या अगर सरकारी अप्रूवल मिले तो कार को एमिशन रूल्स के हिसाब से मॉडिफाई करने का ऑप्शन था। सबसे बड़ी बात, पहली बार हिस्ट्री में किसी कंपनी को एमिशन वायलेशन पर कार बायबैक प्रोग्राम चलाना पड़ा और जो लोग बायबैक चूज करते उन्हें मिलते $12,500 से लेकर $44,000 तक, कार के मॉडल, साल, माइलेज और ट्रिम के हिसाब से। और हाँ, जिन पर लोन का बोझ था उनका भी सेटलमेंट हुआ। इसके अलावा $4.7 बिलियन का फंड एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स और जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी पर खर्च होने वाला था। $2.7 बिलियन का एक अलग फंड बनाया गया NOx एमिशन कम करने के लिए, जिसे एक इंडिपेंडेंट ट्रस्टी मैनेज करेगा। और $2 बिलियन ZEV टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिसमें सिर्फ कैलिफोर्निया के लिए $800 मिलियन का स्पेशल बजट। दिसंबर 2016 में एक अलग $1 बिलियन का डील भी हुआ 3.0 लीटर डीजल कार ओनर्स के लिए। और सबसे हैरत की बात, हर गाड़ी पर एवरेज फाइन था $29,000। ये पिछले 20 साल के सिमिलर केसेस के एवरेज से 185 गुना ज्यादा था। ये क्लियरली दिखाता है कि अमेरिका का रेगुलेटरी स्टैंस बदल गया है। अब बड़े कॉर्पोरेशंस के लिए ये सिर्फ बिजनेस का कॉस्ट नहीं, बल्कि एक वार्निंग है कि अगर एनवायरनमेंट के साथ फ्रॉड किया तो प्राइस बहुत महंगा पड़ेगा। ईपीए और काप का ये अग्रेसिव अप्रोच यूरोप के कुछ कंट्रीज के इनिशियल सॉफ्ट रिस्पॉन्स से बिल्कुल ऑपोजिट था। सिर्फ भारी पैसे का जुर्माना ही नहीं, डीजल गेट कांड ने साथ लाया बड़े क्रिमिनल आरोप भी। ये था एक ऐसा मोड़ जहां कॉर्पोरेट कंपनीज को सच में जवाब देना पड़ा। जनवरी 2017 में वोल्क्सवैगन एजी ने खुद मानी गलती, अमेरिका में 3 बड़े क्रिमिनल केसेस में दोषी ठहरे और भरे $2.8 बिलियन का जुर्माना। इसके साथ $1.5 बिलियन का एक्स्ट्रा सेटलमेंट एनवायरनमेंट, कस्टम्स और फाइनेंस क्लेम्स के लिए, मतलब टोटल फाइन $4.3 बिलियन।
आरोप क्या थे? अमेरिका की सरकार और कस्टमर्स को धोखा देना, क्लीन एयर एक्ट तोड़ना, एमिशन टेस्ट के चक्कर काटने के लिए झूठे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल और डॉक्यूमेंट्स को मिटाकर न्याय में रुकावट डालना। डील के हिस्से के तौर पर वोल्क्सवैगन 3 साल की प्रोबेशन पर और 3 साल तक एक इंडिपेंडेंट मॉनिटर के अंडर काम करना पड़ा ताकि फ्यूचर में ऐसी हरकत ना हो। और सबसे बड़ी बात, ये केस कंपनी तक सीमित नहीं रहा, ये पहुंचा सीधा उन लोगों तक जो जिम्मेदार थे। एक फेडरल ग्रैंड जूरी ने 6 VW ऑफिसर्स को दोषी ठहरा दिया, एक पूरी 10 साल की साजिश के लिए। कुछ ने भुगता भी। जेम्स लियांग, एक सीनियर इंजीनियर, 40 महीने की जेल। पहले VW एम्प्लॉय जो यूएस में जेल गए। ऑलिवर श्मिट, एक्स मैनेजर, 7 साल की जेल। और एक्स CEO मार्टिन विंटरकॉर्न पर यूएस में धोखा और साजिश का केस। ऑडी के एक्स CEO रूपर्ट स्कैडलर जर्मनी में गिरफ्तार। ये था डीजल गेट का असली कांड, जिसमें सिर्फ गाड़ी का धुआं नहीं बल्कि सच्चाई भी पकड़ी गई। दोस्तों, डीजल गेट कांड ने वोक्सवैगन ग्रुप को हिला के रख दिया। जून 2020 तक कंपनी को जुर्माने, दंड, सेटलमेंट और गाड़ी वापस लेने के खर्चे मिला के $33 बिलियन से ज्यादा का नुकसान। बाजार का रिएक्शन तुरंत आया। पब्लिक अनाउंसमेंट के कुछ दिनों में ही वोक्सवैगन के शेयर्स लगभग 1/3 गिर गए। इससे 14 बिलियन यूरो का शेयर होल्डर पैसा मिट गया। लेकिन इन सब चौंकाने वाले नंबर्स और रेपुटेशन की मार के बावजूद वोक्सवैगन ने अपनी फाइनेंशियल ताकत का दम दिखाया। एनालिस्ट का कहना था कंपनी के पास 24.5 बिलियन यूरो की कैश लिक्विडिटी थी, जो इस कांड के सारे खर्चे उठा सकती थी। और सुनो, सेल्स पर असर। हैरानी की बात यह है कि 2015 में सेल्स सिर्फ 2% गिरी, और जब यूएस सेटलमेंट अनाउंस हुआ उस दिन शेयर प्राइस 3% से ज्यादा बढ़ गई। मतलब मार्केट ने तुरंत समझ लिया कि जो नुकसान होगा वो मैनेजेबल है। ये सब एक चीज क्लियर करता है, बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के पास इतनी फाइनेंशियल और मार्केट ताकत होती है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग जुर्माने भी कभी-कभी सिर्फ बिजनेस का खर्चा बन जाते हैं, ना कि जिंदगी मौत का सवाल। और यही सवाल उठता है कि जब कंपनी का साइज इतना बड़ा हो तो क्या इतने बड़े जुर्माने उनके बिहेवियर को सच में बदल पाते हैं, या फिर ये सिर्फ एक कहानी बन के रह जाता है जो अगला स्कैंडल आने तक सुनाई जाती है। अमेरिका के एक डील ने वोल्क्सवैगन को मजबूर कर दिया। कंपनी को अपनी लाखों डीजल गाड़ियों जो रूल्स फॉलो नहीं कर रही थी, या तो वापस लेना था या रिपेयर करनी थी। और ये ऑर्डर बना एक बड़ा चैलेंज, क्योंकि जितनी गाड़ियां वापस लेनी थी उनका नंबर था वोल्क्सवैगन के स्टोरेज से कहीं ज्यादा। अमेरिका के अधिकारियों के साथ अपने डील के एक बड़े हिस्सा के तौर पर वोक्सवैगन को मजबूर किया गया कि वो 2.0 लीटर और 3.0 लीटर डीजल गाड़ियों के मालिक और लीज पे चलाने वालों को 3 ऑप्शन दे। पहला, अपनी गाड़ी वापस कंपनी को बेच दो। दूसरा, लीज खत्म करो। या तीसरा, अगर अप्रूव्ड रिपेयर मिल जाए तो अपनी गाड़ी की फिक्सिंग करा लो। ये प्रोग्राम अमेरिका में लगभग 5 लाख से 6 लाख गाड़ियों पर लागू हुआ। सिर्फ बायबैक प्लान पर ही वोक्सवैगन ने 3 लाख से ज्यादा गाड़ियां वापस खरीदी, जिसमें खर्च हुआ $7.4 बिलियन से भी ज्यादा। और ये सब उन गाड़ियों के लिए था जो एमिशन टेस्ट में चीटिंग कर रही थी। सिर्फ रिपेयर पर भरोसा करने के बजाय बायबैक प्लान जरूरी इसलिए बना क्योंकि इन गाड़ियों को यूएस एमिशन स्टैंडर्ड पर लाना न सिर्फ मुश्किल था, बल्कि इतना महंगा कि उनका परफॉर्मेंस और फ्यूल एवरेज खराब हो जाता, जो क्लीन डीजल कार्स का मेन सेलिंग पॉइंट था। रिपेयर की इस प्रॉब्लम का मतलब था हिस्ट्री में पहली बार एमिशन वायोलेशन के लिए गाड़ी का मास बायबैक। और जितनी ज्यादा गाड़ियां बायबैक या रिपेयर के लिए क्वालिफाइड थी, उतनी ही बड़ी और तुरंत प्रॉब्लम थी वोक्सवैगन के लिए। लाखों गाड़ियों के लिए एक सेफ, बड़ा और सिक्योर स्टोरेज स्पेस ढूंढना। जब हजारों गाड़ियां वापस आई, वोल्क्सवैगन को सामना हुआ एक ऐसे स्टोरेज क्राइसिस का जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। कंपनी के पास इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां रखने का सिस्टम ही नहीं था, और इसीलिए उन्होंने पूरा अमेरिका भर में बड़े बड़े जमीन के टुकड़े लीज पर ले लिए। ये स्टोरेज जगह अलग अलग थी। कई पुराने साइट को दोबारा यूज किया गया, बस ताकि जगह की तुरंत जरूरत पूरी हो सके। मोजावे डेजर्ट के मशहूर स्पॉट्स के अलावा वोल्क्सवैगन ने लगभग 37 सुरक्षित स्टोरेज साइट्स का यूज किया, जिसमें एक बंद हो चुका डिट्रॉइट का फुटबॉल स्टेडियम, पोंटियाक सिल्वर डोम, मिनेसोटा की एक पुरानी पेपर मिल, बाल्टिमोर पोर्ट के कई लॉट और कोलोराडो स्प्रिंग्स के पाइक्स पीक इंटरनेशनल रेसवे के पास की जगह भी शामिल थी। ये पूरा ऑपरेशन इन बेकार पड़े हुए जगह को टेम्पररी ऑटो बोनयार्ड या डीजल ग्रेवयार्ड बना रहा था। इतना बड़ा नेटवर्क संभालना दिखाता है कि ये स्कैंडल कितना भारी और अनपेक्षित बोझ बन गया था।
और कैसे रूल्स तोड़ने का मतलब होता है बड़े उलझे हुए लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन चाहिए होता है क्रिएटिव पर थोड़ा हटके। और हाँ, गाड़ियां इतनी ज्यादा थी और स्टोरेज टेम्परेरी था, इसलिए वोल्क्सवैगन को रेगुलर मेंटेनेंस करनी पड़ी, ना कि फ्यूचर में उनको मॉडिफाई करके बेच सके या एक्सपोर्ट कर सके। हजारों वोल्क्सवैगन और ऑडी गाड़ियां साफ सुथरे पैटर्न में सजी हुई एक भूतिया डेजर्ट लैंड पर। यह तस्वीर बन गई डीजल गेट घोटाले का सबसे यादगार और पहचान बनाने वाला मोमेंट। मोजावे डेजर्ट, विक्टरविल, कैलिफोर्निया के पास। यहीं था वो स्टोरेज जो सबका ध्यान खींच रहा था। क्यों? क्योंकि ये जगह चुनी गई थी एक सोची समझी प्लानिंग के साथ। यहाँ का अल्ट्रा सूखा मौसम परफेक्ट है गाड़ियों को लंबे समय तक बचा के रखने के लिए। ना जंग ना खराबी, बिल्कुल वही वजह जिससे ये डेजर्ट बना, एयरप्लेन बोनयार्ड, जहाँ पुराने जहाज सालों तक खड़े रहते हैं पार्ट्स के लिए या सर्विस में वापस आने का इंतजार करते हुए। सदर्न कैलिफोर्निया लॉजिस्टिक एयरपोर्ट के बिल्कुल पास विक्टरविल फैसिलिटी, यह था सबसे शानदार एग्जाम्पल। 134 एकड़ जमीन लीज पर ली गई जिसमें फिट हो सकती थी लगभग 21,000 गाड़ियां। ये सारी कार्स सिर्फ टेम्पररी रखी गई थी। प्लान ये था यूएस रेगुलेटर्स के ग्रीन सिग्नल के बाद इन्हें रिपेयर किया जाएगा, बेचा जाएगा, स्क्रैप किया जाएगा या एक्सपोर्ट। मुझावे रेगिस्तान की सूखी हवा गाड़ियों को संभालने में मदद करती है, पर यहीं पे शुरू होती है बड़ी दिक्कत। इस इको सेंसिटिव एरिया में लाखों गाड़ियों का एक साथ जमा होना बड़ी एनवायरनमेंट कंसर्न बन गया। हाँ, रेगिस्तान में खड़ी गाड़ियों से तुरंत पोल्यूशन कम होता है, पर लंबी अवधि में नुकसान का खतरा बहुत बढ़ जाता है। गाड़ी चाहे खड़ी हो, फिर भी उसमें होता है पेट्रोल, डीजल, इंजन ऑयल, ब्रेक फ्लूइड, कूलेंट और खतरनाक चीजें जैसे मरकरी, लेड, बैटरी का एसिड। समय के साथ ये सब जमीन में लीक हो सकता है, जो बारिश के पानी के साथ ग्राउंड वाटर और नदी नालों तक पहुंच जाता है। ऊपर से रेगिस्तान की तेज गर्मी में गाड़ी के पार्ट सड़ने लगते हैं, पेंट फेड होता है, इंटीरियर्स टूटते हैं और ये सब कचरे का ढेर बनाता है। सवाल उठता है, इसका फाइनल डिस्पोजल और रिसाइकलिंग का क्या? वोक्सवैगन का कहना था कि उन्होंने इन गाड़ियों की मेंटेनेंस की, पर इतनी ज्यादा गाड़ियां, इतना लंबा स्टोरेज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए बड़ी चैलेंज बन गया। ये सीन दिखाता है कि बड़े व्हीकल स्टोरेज एरियाज का इंपैक्ट कितना खतरनाक हो सकता है। एक गलती से जमीन और पानी दोनों गंदे, लोकल इकोसिस्टम और इंसानी सेहत तक खतरे में। और जो डीजल ग्रेवयार्ड का सीन बना, वो बन गया कॉर्पोरेट वेस्ट और एनवायरमेंट आयरनी का पावरफुल सिंबल, जिसने लोगों के दिमाग में एक ही सवाल भर दिया, क्या हम सच में सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट कर पा रहे हैं? सोचिए, अमेरिका में वोक्सवैगन का बायबैक प्रोग्राम, इतना बड़ा काम कि सुनकर ही हैरानी हो। 31 दिसंबर 2017 तक कंपनी ने करीब 3,35,000 डीजल गाड़ियां वापस खरीद लीं। इनमें से करीब 13,000 को फिर बेचा गया और 28,000 को सीधे स्क्रैप कर दिया गया। 2017 के अंत में वोक्सवैगन के पास देश भर की अलग-अलग जगहों पर 2,94,000 गाड़ियां स्टोर थीं। समझौते के मुताबिक जून 2019 तक इन्हें 85% गाड़ियों की रिकॉल रेट हासिल करनी थी, वरना सीधा और पैसा भरना पड़ता। फरवरी 2018 आते आते कंपनी 83% से ज्यादा गाड़ियां रिपेयर या ठीक कर चुकी थी, यानी टारगेट तक पहुंचने में बस थोड़ा सा बाकी। और हाँ, ये बायबैक प्रोग्राम 2019 के अंत तक चलता रहा। दोस्तों, घोटाले के बाद जिन गाड़ियों को कब्जे में लिया गया, उनका निपटारा आसान नहीं था। कुछ पुरानी मॉडल्स को अमेरिका के सख्त एमिशन रूल पूरे करने के लिए इतनी भारी मरम्मत चाहिए थी कि या तो खर्च बहुत ज्यादा हो जाता या टेक्निकल तौर पर नामुमकिन था। 2.0 L डीजल गाड़ियां जैसे 2009 से 2014 जेटा, गोल्फ, बीटल, ऑडी A3 के लिए जुलाई 2017 से EPA और कार्ब ने हरी झंडी दी। पासाट 2012 से 14 मॉडल को भी मई 2017 में मंजूरी मिली। इनमें सॉफ्टवेयर बदलना और कभी-कभी नया हार्डवेयर लगाना पड़ता और फिर टेस्टिंग होती। एक बार पास हो जाए तो फिर से बाजार में बेचना अलाउड था। 3.0 L V6 डीजल के लिए भी 2017 के आखिर और 2018 की शुरुआत में मंजूरी मिली। कुछ गाड़ियां इतनी महंगी या नामुमकिन रिपेयर वाली थीं कि सीधा कबाड़ में भेज दी गईं या पार्ट्स के लिए तोड़ दी गईं। 2017 के आखिर तक 28,000 गाड़ियां खत्म कर दी गईं। गाड़ियां बाहर देश में भेजी गईं, खासकर वहां जहां एमिशन रूल्स कम सख्त थे या सॉफ्टवेयर अपडेट से ही बेचने की इजाजत मिल जाती थी। दोस्तों, ये पूरी प्रोसेस लंबी, कॉम्प्लेक्स और बहुत महंगी थी।
डीजल गेट ने इतनी बड़ी चैलेंज दी कि सालों तक स्टॉक रखना पड़ा। कुछ गाड़ियां आज भी स्टोरेज में खड़ी हैं। ये रिमाइंडर है उस मैसिव रिकॉल और एनवायरनमेंट क्राइसिस का जिसे खत्म करने में सालों की मेहनत लगी। मोहावे रेगिस्तान का डीजल ग्रेवयार्ड, जबकि इस जगह की सबसे मशहूर तस्वीरें सालों पुरानी हैं, इन गाड़ियों का काम अभी भी चल रहा है। समय के साथ यहाँ खड़ी गाड़ियों की गिनती कम होती गई क्योंकि उन्हें प्रोसेस किया गया। 2025 तक रिपोर्ट्स कह रही हैं कई गाड़ियां ठीक करके बेच दी गईं, कुछ को पार्ट्स के लिए तोड़ दिया गया। वेब सर्च कंफर्म करता है वोक्सवैगन की साफ सफाई अभी भी चल रही है। कुछ साइट्स तो मिड 2025 तक क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन सब गाड़ियों को हटाना एक लंबी प्रोसेस है। और सुनो, कुछ रिपोर्ट्स तो 2025 में भी कह रही हैं कि हजारों गाड़ियां अब भी यहां फेंकी हुई हैं, एमिशन फेल होने की वजह से। इसने दोबारा शुरू कर दी कॉर्पोरेट जिम्मेदारी और एनवायरनमेंट बर्बादी पर गर्म डिबेट। आज भी बची हुई ये गाड़ियां चाहे कम हो, एक पावरफुल सिंबल है, एक ऐसे घोटाले का सिंबल जिसका असर सालों तक महसूस किया जाएगा और जिसका फिजिकल निशान साफ करने के लिए चाहिए एक ह्यूज मल्टी ईयर एफर्ट। डीजल गेट सिर्फ वोक्सवैगन का प्रॉब्लम नहीं था, ये पूरे दुनिया के कार इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका था, एक वेकअप कॉल जिसने सारे इंडस्ट्री को अपनी सोच, अपना सिस्टम बदलने पे मजबूर कर दिया। सबसे बड़ा बदलाव, एमिशन टेस्ट और चेकिंग का पूरा तरीका बदल गया। पहले टेस्ट लैब में होते थे और ये डिफीट डिवाइसेस का फायदा उठा लेते थे, लेकिन स्कैंडल के तुरंत बाद अमेरिका का EPA और कैलिफोर्निया एयर रिसोर्सेज बोर्ड ने शुरू किया डिफीट डिवाइस स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें रियल रोड ड्राइविंग साइकिल शामिल थी, ताकि गाड़ी का टेस्ट असली चलाने वाली कंडीशन में हो और धोखा देना मुश्किल हो गया। यूरोप में ये स्कैंडल एक पुरानी पेंडिंग कानून को तेज कर गया। यूरोपियन यूनियन ने शुरू किया WLTP, जो CO2 एमिशन और फ्यूल यूज को ज्यादा सही दिखाता है। पुराना NEDC गया, नया WLTP आया, और रियल ड्राइविंग एमिशन टेस्ट भी, जो NOx को रोड पे ही चेक करता है। शहर, गांव, मोटरवे सब कवर। यूरोपियन कमीशन को मिल गई नए पावर। अब वो नेशनल अप्रूवल अथॉरिटीज को रिव्यू कर सकते हैं, व्हीकल्स का इंडिपेंडेंट टेस्ट कर सकते हैं, अप्रूवल कैंसिल कर सकते हैं, फाइन लगा सकते हैं। साथ ही हर मेंबर कंट्री को इन सर्विस चेक्स करना जरूरी हो गया और थर्ड पार्टी टेस्टिंग, ज्यादा डेटा ट्रांसपेरेंसी, सब पब्लिक के लिए ओपन हो गया। हाँ, नए टेस्ट्स ने डीजल कार्स का NOx कम किया है, लेकिन अब भी कुछ टेंशन है, जैसे कंपनीज टेस्ट कंडीशन के हिसाब से गाड़ी सेट कर सकती हैं और थर्ड पार्टी टेस्टिंग महंगा होने की वजह से लिमिटेड हो सकता है। 2015 डीजल गेट ने साफ डीजल का सपना तोड़ दिया। इसने डीजल टेक की इमेज को बिगाड़ के रख दिया और खासकर कार मार्केट में इसका पतन टर्बो स्पीड से शुरू हो गया। 2015 से पहले डीजल इंजन्स को बेहतरीन फ्यूल सेविंग और पेट्रोल से ज्यादा इको फ्रेंडली ऑप्शन के तौर पे बेचा जाता था, लेकिन सच सामने आया। ये कार्स एड में दिखाए गए से कहीं ज्यादा पोल्यूशन छोड़ रही थी। रिजल्ट, डीजल कार्स की डिमांड धड़ से गिर गई। एग्जाम्पल, यूरोप में 2015 में डीजल कार्स थी टोटल सेल्स का 52%, 2021 आते आते बचे सिर्फ 19.6%। ये बदला हुआ मूड और सरकारी प्रेशर ने इंडस्ट्री को एक ही रास्ते पर धकेला, इलेक्ट्रिक फ्यूचर। वोक्सवैगन ने तुरंत अनाउंस किया एक बड़ा EV प्लान, बैटरी R&D पे खर्च करने के लिए बिलियन यूरो साइड पे रखे। और सिर्फ वोक्सवैगन नहीं, बाकी बड़े ब्रांड्स ने भी कॉपी किया। कस्टमर्स अब क्लीन ऑप्शंस मांग रहे थे, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक, और कंपनीज ने इन पे पैसे बरसा दिए। इस स्कैंडल ने एक टर्निंग पॉइंट क्रिएट कर दिया। कार मेकर्स को मजबूर कर दिया कि वो पेट्रोल डीजल इंजन से जल्दी दूर जाएं और ऑल्टरनेटिव पावर पे काम बढ़ाएं। अब टारगेट क्लियर है, 2030 तक जीरो एमिशन लाइनअप। ये घोटाला था एक धमाका। इसने वोल्क्सवैगन के कॉर्पोरेट सिस्टम और ईमानदारी के स्टैंडर्ड्स की बड़ी कमी खोल के रख दी, जिसका नतीजा ग्राहक का भरोसा टूट गया, और वो भी बड़े लेवल पर। वोल्क्सवैगन के काम ने एक ऐसी सोच को सामने ला दिया जो ईमानदारी और एनवायरनमेंट की जिम्मेदारी से ज्यादा जल्दी पैसा और मार्केट जीतने को जरूरी समझ रही थी। कंपनी ने रेगुलेटर और ग्राहक दोनों को धोखा दिया, गाड़ियों को क्लीन डीजल बोल के झूठा ऐड चलाया और उसी झूठ के सहारे टैक्स छूट और अवार्ड्स भी ले लिए। इसका नतीजा, लीडरशिप में बड़ी हिलाडुला। CEO मार्टिन विंटरकॉर्न ने रिजाइन कर दिया। कंपनी ने अपने रूल्स, ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी को सुधारने के लिए नए कदम उठाए और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश शुरू की। फिर ग्रीन पर्पस का ऐलान हुआ। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर फोकस बढ़ा ताकि अपनी छवि वापस बनाई जा सके। ये घोटाला सिर्फ वोल्क्सवैगन का नहीं था, इसने पूरे कार इंडस्ट्री में एक बड़ी बात शुरू कर दी कि CSR और एनवायरनमेंट केयर को असली वैल्यूज के साथ जोड़ना जरूरी है। लेकिन वोल्क्सवैगन का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, ग्राहक का भरोसा, जो अब टूट चुका था।
बहुत से लोगों ने खुद को धोखे का शिकार महसूस किया और भले ही कंपनी ने इमेज सुधारने के लिए एड्स और कैंपेन्स चलाए, पर ग्राहक और इन्वेस्टर्स का डाउट अभी भी जिंदा है। ये दिखाता है कि एक बार भरोसा टूट जाए तो उसका वापस बनाना एक लंबी, मुश्किल और थकान भरा प्रोसेस होती है। दोस्तों, डीजल गेट एक ऐसा घोटाला जो 10 साल बाद भी खत्म नहीं हुआ। कानूनी नतीजे खासकर यूरोप में अब भी निकल रहे हैं और यह आग अब बाकी बड़े कार कंपनियों तक फैल चुकी है। पर्यावरण का नुकसान करने पर जुर्माने लग चुके हैं, कुछ अफसर जेल भी जा चुके हैं, लेकिन नागरिक केस अब भी चल रहे हैं। यूरोप के जज अब भी फॉक्सवैगन जैसे ऑटोमेकर्स को पकड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने डीजल इंजनों में गड़बड़ी की, चाहे गाड़ियां शुरू में यूरोप के नियमों पर खड़ी उतरी हों। उनका कहना साफ है, डिफीट डिवाइस जैसे सिस्टम को कभी सही नहीं माना जाएगा। और यही चल रहे केस दिखाते हैं कि पहले हुए बड़े समझौते भी इस जवाबदेही के दबाव को नहीं रोक पाए। और सुनो, ये खेल सिर्फ फॉक्सवैगन का नहीं था। जांच में निकला कि वॉल्वो, रेनो, जीप, ह्यूंडई, सिट्रोएन, फिएट और यहां तक कि मर्सिडीज बेंज जैसी कंपनियां भी इस जाल में फंसी हुई थीं। इन खुलासों से नई जांचें शुरू हुईं और कई कंपनियों पर आज भी केस चल रहे हैं। जैसे यूके में लंदन की कोर्ट ने मर्सिडीज बेंज, फोर्ड, निसान, रेनो और प्यूजो सिट्रोएन को कहा, अपने छुपाए हुए दस्तावेज निकालो। ये 6 अरब पाउंड यानी 7.6 अरब डॉलर के डीजल घोटाले का केस है। ये सब दिखाता है कि पूरी ऑटो इंडस्ट्री में अब पारदर्शिता और जवाबदेही की आंधी चल रही है। और सबक साफ है, नियमों से बचने की कोशिश, उसका अंजाम भारी और लंबे वक्त तक पीछा करने वाला होगा। तो दोस्तों, ये सब आज हमारे लिए क्या मतलब रखता है? डीजल गेट एक कड़वा सबक है कि लालच और धोखे की कीमत बहुत भारी हो सकती है, सिर्फ कंपनी के लिए नहीं बल्कि हमारे प्लैनेट और हमारी सेहत के लिए भी। लेकिन ये एक प्रेरणा देने वाली कहानी भी है कि कैसे साइंस की सच्चाई और कानूनी दबाव पूरे इंडस्ट्री का रुख बदल सकते हैं, उसे धकेलते हुए एक साफ, ज्यादा टिकाऊ फ्यूचर की तरफ। आज जब हम अपनी कार या ट्रांसपोर्ट चूज करते हैं, हमें याद रखना चाहिए, हमारे पास बदलाव लाने की ताकत है। हमें उन कंपनी का सपोर्ट करना चाहिए जो ईमानदारी, सीधेपन और एनवायरनमेंट का ध्यान रखती हैं। हमें अपने कानून बनाने वालों से जवाब मांगना चाहिए और इंडिपेंडेंट रिसर्च को सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि आखिर में एक साफ फ्यूचर बनाना हम सबकी मिलजुल की जिम्मेदारी है।